गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। कुछ बच्चों का ये भी कमेंट था कि सर इसमें सिलेबस क्या है वो भी पता नहीं है, तो सिलेबस मैं स्क्रीन पे ही आपको दिखा दूंगा कि सिलेबस क्या है। बेसिकली हमें पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ना है जो कि कहीं भी स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया है। ठीक है, क्यों आपको समझ में नहीं आता है, दिक्कत कहाँ होती है, उसके साथ हम लोग आज शुरू करने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से देखिएगा और पेन पेपर लेकर के बैठना है। अगर सिर्फ लेक्चर देखेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, उसको लिखना भी है साथ में। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स में पहले जानते हैं कि हम लोगों को क्या नहीं पता है। तो पहले बेसिक्स आपके लिए एक बेसिक इंट्रोडक्शन में पी ब्लॉक का दे रहा हूं। कहां से शुरुआत करनी होती है, तीन चीजें हैं। पहला है बेसिक इंट्रोडक्शन, दूसरा है इनर्ट पेरिफेक्ट और तीसरा है ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर पूरे केमिस्ट्री को पढ़ने के बाद हमसे कोई पूछे, मतलब पूरे पी ब्लॉक को पढ़ने के बाद, कि उसकी समरी क्या है, तो मैं कहूंगा कि वी हैव टू टॉक अबाउट एंड वी हैव टू विजिलेंट अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम इन इट्स कंपाउंड। इसी पे सारे क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो जब हम बात करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन की, तो सर आप क्या करने वाले हो, ठीक है, देखिए जरा। और हमें क्या पता नहीं है जिसकी वजह से पी ब्लॉक इंग्लिश जैसा लगता है, पढ़ने के लिए पूरा पढ़ लेते हैं, देन जब क्वेश्चन आता है तो हमें हवा ही नहीं लग रही होती है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। चलिए, तो हमारे पास टोटल ग्रुप 13 से लेके 18 तक ये सारा 13, 14, 15, 16, 17 और एक यहाँ हीलियम को लेते हुए 18। ठीक है, अच्छी बात है सर। आप किसी भी एलिमेंट को पी ब्लॉक का एलिमेंट कब कहते हैं? जब उसके आखिरी इलेक्ट्रॉन उसके पी सबसेल में एंटर करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम पे। मींस मैं अंग्रेजी में कह रहा हूं, व्हेन द डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट इज एंटरिंग इट्स पी सबसेल, देन इट इज सेड टू बी बिलोंगिंग टू पी ब्लॉक। व्हेन द differentiating electron, what is differentiating electron? The last electron is called the differentiating electron। आपने कहा बहुत अच्छी बात है सर, आप गौर से देखो और खुद ही बताना हमको। पहला है बाल गंगाधर इंडियन तिलक और सबसे लास्ट में है निहोनियम। ग्रुप 13 है तो इसका एटॉमिक नंबर पक्का 113 होगा। होगा, आपने कहा ठीक है। कहे सीताजी सुनो प्रभु, सुनो प्रभु। और इसके बाद यहाँ आएगा फ्लेरोवियम Fl 114 एटॉमिक नंबर। ग्रुप 15 नीरज पंकज आज सब बीमार, और यहाँ पर होगा मॉस्कोवियम। ग्रुप 16 आपने कहा कि ओम सिंह से टीपो, और यहाँ पर हो जाएगा फ्लेरोबियम की जगह लिवरमोरियम LV। याद रखिएगा, ये सारे मैनमेड एलिमेंट है, लेकिन पीरियोडिक टेबल को कंप्लीटली फिल करने के लिए अब इनको डाल दिया गया है। आपने कहा बहुत अच्छी बात है सर। उसके बाद है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन और टेनेशिन। और लास्ट में है हीलियम नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, सॉरी क्रिप्टन, जेनन, रेडन एंड ऑर्गेनेशन। ऑर्गेनेशन एक मैनमेड इनर्ट गैस है, एटॉमिक नंबर 118। फिर भी आपने तो देखे कि यहाँ 37 एलिमेंट है, जबकि पी ब्लॉक में ऐसा कहा जाता है कि पी ब्लॉक में टोटल 36 एलिमेंट्स हैं। तो आपने कहा सर बहुत अच्छी बात है, किसको छोड़ के आगे बढ़ गए सर? हीलियम को हमने छोड़ दिया, क्योंकि अगर आप देखें हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2। तो क्या इसके पी सब सेल में इलेक्ट्रॉन एंटर हुए? नहीं हुए। इसलिए इन बेचारे को हम लोग छांट के चलते हैं, इनको हम पी ब्लॉक एलिमेंट में कंसीडर नहीं करते हैं। साफ साफ सुनना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि सर इस ग्रुप का एनोमेलस बिहेवियर क्यों है, क्यों इस ग्रुप के अंदर हम लोगों को थोड़ा पढ़ने में कठिनाई होती है। तो द रीजन इज दैट दिस इज अ मिक्स्ड ब्लॉक, मींस अ सिंगल ब्लॉक इज कंटेनिंग metals, non-metals and metalloids। metalloids are also called semi metals, मतलब जिनके अंदर एक एवरेज प्रॉपर्टी होती है मेटल एंड नॉन मेटल की। ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंदर एक एवरेज प्रॉपर्टी होती है बिटवीन अ मेटल एंड नॉन मेटल, दीज आर कॉल्ड सेमी मेटल्स। आपने कहा अच्छी बात है। अगर आप यहाँ गौर से देखो, इस ग्रुप से उठाओ बोरन को, यहाँ से उठाओ सिलिकॉन और जर्मेनियम को, यहाँ से उठाओ आर्सेनिक और एंटीमनी को, यहाँ से उठाइए टेल्यूरियम और पोलोनियम को, और यहाँ से उठाइए एस्टेटीन को। अब एस्टेटीन को उठा के इस पे स्टार लगा दीजिए, और क्यों लगाएंगे बाद में देखेंगे।
आपने कहा सर अच्छी बात है। अगर हम देखें तो आपके पास यहाँ मेटल्स हैं, आपके पास यहाँ मेटलॉइड्स जिनको आप सेमी मेटल्स भी कहते हैं, तो आपके पास सेमी मेटल्स भी हैं। एंड फाइनली वी हैव नॉन मेटल्स। आपने कहा सर अच्छी सी बात है, कह रहे हो आप तो मान लेते हैं, ठीक है। तो मेटल्स अपने पास है 12, मेटलॉइड्स अपने पास है 8, और बाकी जो बच गए 16 वो नॉन मेटल है। इस वजह से पी ब्लॉक का एक और नाम है, इट इज कॉल्ड अ मिक्स्ड ब्लॉक। मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं कि हीलियम को पी ब्लॉक के परिवार से क्यों बाहर निकाला गया। हीलियम को पी ब्लॉक के परिवार से इसलिए बाहर निकाल दिया गया क्योंकि उसका डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन या लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में रुक गया। इट हैज नॉट एंटर्ड द पी सबसेल एंड द एलिमेंट्स for which the last electron will enter the p subshell, only those will called the p block element। इसका भी एक जगह पर वायोलेशन है, मैं अभी बता के कंफ्यूज नहीं करूंगा, कर ही देता हूं। थोरियम, आप अगर थोरियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो उसके एफ सबसेल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट फिर भी उसको एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। उसके रीजन्स अलग हैं, मैं बता दूंगा आपको जब पढ़ाऊंगा डीएनए। अभी आप यहाँ पर फोकस करें। आपने कहा बहुत ही अच्छी बात है, अच्छा तो लग रहा है। अगर हम इन सबको एक जगह लिखें तो यहाँ पर आप देखिए बोरान आ जाएगा, सिलिकॉन, जर्मेनियम, उसके बाद आर्सेनिक, एंटीमनी, टिल्यूरियम, पोलोनियम और एस्टेटीन। इस पर सर आपने स्टार लगाया था क्योंकि आज भी लोग एस्टेटीन को कई मामलों में नहीं मानते हैं मेटालॉइड। एस्टेटीन को मेटालॉइड नहीं माना जाता है, ठीक है। बोरन सर बुक्स में लिखा हुआ है कि नॉन मेटल है और आप कह रहे हो मेटालॉइड है। देखो मैं इसका एकदम साफ स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जेई और नीट के अंदर थोड़ा सा अंतर है। अगर आपको कभी कोई पूछे, जेई में चीजें जो है फ्लैट होती हैं, लेकिन नीट में देखो क्या होगा, आपको ऑप्शन लिख के देगा इन जनरल। बहुत ध्यान से देखने की आवश्यकता। इन जनरल बोरन इज अ नॉन मेटल। क्या ये सही बात है सर? तो आप कहेंगे यस बिल्कुल सही बात है। बट अगर आपको लिख के दे दिया स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग आप बताएं कि क्या बोरन इज अ नॉन मेटल, आप कहेंगे नहीं, इट इज अ मेटलॉइड। अच्छा सर, ये शब्दों का खेल है? हाँ बिल्कुल है। ये स्टेटमेंट भी सही है और ये स्टेटमेंट भी सही है। कैसे? अगर आप बोरन को देखें, जो कि आपको शायद ही आप में से कुछ लोगों को पता होगा, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक काफी बेहतर दिखता है, इसलिए मैं इसी साइड आपको लिख करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको क्लीन अप कर रहा हूँ, चलिए। तो आपने कहा सर कर लो, हम रोक भी नहीं पाएंगे आपको। हाँ, बोर्ड आपका, आप कर सकते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं बहुत ही प्यार से कि बोरन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है 2.04। अच्छा, दुनिया का सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, मतलब सबसे अच्छा मेटल, थ्योरेटिकली ही सही, बट है फ्रांसियम। अगर आप इसको देखें तो फ्रांसियम का होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू 0.7। क्यों सर ये दुनिया का सबसे बेहतरीन मेटल है? क्योंकि अगर आपको याद हो, हाइड्रोजन को मैं छोड़ रहा हूँ, हेली ना करे रब से फरियाद, तो दुनिया के सबसे अच्छे मेटल, मेटल कहते किनको है? दोज हु कैन गिव इलेक्ट्रॉन, दोज हु कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो ये तो भैया बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्योंकि इनमें से भी इसका साइज सबसे ज्यादा है। आपने कहा सर बात तो सही कह रहे हो आप, लेकिन थ्योरेटिकली काहे कह रहे हो? काहे कि फ्रांसियम भैया रेडियो एक्टिव हो जाता है, तो जो प्रैक्टिकली मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होगा तो सीजियम होगा, सबसे बड़ा साइज का, सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन देता है। बट वी आर अप टू प्रूविंग समथिंग। तो जब आप कोई चीज प्रूव कर रहे होते हैं तो उसके लिए आप थ्योरेटिकल वैल्यूज को लेते हैं। आपने कहा अच्छी बात है। और दुनिया का सबसे खतरनाक बताइए कि मेटल तो पता चल गया, नॉन मेटल कौन है? तो भैया फ्लोरीन, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है 4। ये वैल्यूज मैं किसके अनुसार लिख रहा हूं? तो इसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट आप देख लीजिएगा, फर्स्ट सेकेंड लेक्चर केमिकल बॉन्डिंग का, एकदम क्लियर हो जाएगा, पूरी केमिस्ट्री आपकी क्लियर हो जाएगी अगर आप वो लेक्चर देख लेंगे तो। और आपको केमिस्ट्री क्लियर इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि आपको बेसिक्स नहीं पता है, तो आपको लगता है टफ है, भैया इससे मजेदार कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। हाँ ठीक है, चलिए। तो आपने बोला ठीक है, यहाँ पर देखो अगर मैं बोलूं तो द इलेक्ट्रॉनिक, इन दोनों को मैं अगर एवरेज निकालूं, इन दोनों का एवरेज अगर निकालूं तो क्या हो जाएगा? 4.07, दोनों को ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, ऑलमोस्ट देखो 2 पॉइंट समथिंग समथिंग आ रहा है, जितनी इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। अब मेरी बात कान खोल करके गौर से सुनिएगा, सुनना है। बोरन इज
अप्रोक्सीमेटली इन बिटवीन द दुनिया का बेस्ट मेटल एंड द दुनिया का बेस्ट नॉन मेटल. दैट्स व्हाई इट विल श्योरली हैव द एवरेज प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. हैज बोरॉन इज अ मेटलॉइड. तो व्हाइल we are asked, when we will be asked that the strictly speaking boron is what, you will say metalloid. in general boron is what, in general boron is a non metal. क्योंकि मेटलॉइड कैसा होता है, वो जनरली एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है जो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर रखता है. जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली एसिडिक या न्यूट्रल ऑक्साइड बनाते हैं. इफ यू नो, तो कार्बन और नाइट्रोजन का ये ऑक्साइड जो है, ये दोनों न्यूट्रल नेचर के होते हैं. और मेटल्स जनरली बेसिक या एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं. सर क्या मेटल भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं? आंसर इज यस. 98% metal oxides are basic in nature. 98% metal oxides are basic in nature, but 2% metal oxides are amphoteric in nature. जैसे बेरिलियम जैसे कुछ मेटल्स. आपको मैं एक और बात बता दूं कि अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2 को कहते हैं, लेकिन उसमें बेरिलियम नहीं आता है. All the group 2 elements are called alkaline earth metal except beryllium. All the elements are called p block element except helium. यही तो जानना है भाई. इसलिए तो आपसे 12 क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में, और आप -12 लेके आते हो, नहीं तो -9 तो पक्का लेके आते हो, 2-3 सही कर पाते हो. बिकॉज वी डोंट नो द इनर थिंग्स इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. आपको बहुत प्यार से पढ़ना होगा. 4-5 किताब पढ़ने के बाद आपको ये लेवल की क्लैरिटी मिलेगी. जिसमें जेडी ली नाम की एक किताब है, जेडी ली. उसका जब थियरी पढ़ोगे जो उपन्यास की तरह है पूरी, तब आपको पता चलेगा अच्छा एलिमेंट का बिहेवियर कुछ ऐसा होता है. खैर, आपने क्लैरिटी आ गई आपके मन में, आपने कहा अच्छी बात है सर. हमने बोला आपको बेसिक इंट्रोडक्शन में 3-4 बातें सिखाई हैं. पहली बात कि व्हाई इट इज कॉल्ड अ मिक्स ब्लॉक. तो मिक्स ब्लॉक है तो मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड तीनों है इसके अंदर. तो बोरन एक मेटलॉइड है अगर आपसे स्ट्रिक्टली पूछा जाता है, और बोरन इज अ नॉन मेटल अगर आपसे इन जनरल पूछा जाता है. क्या सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ऐसे ही पढ़ना होता है? यस. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो रीजनिंग पे बेस्ड होता है कि आपका मेंटल स्टेबिलिटी कितना है. आपसे अगर कुछ भी पूछा जाए तो जो प्रश्न पूछा जाए एकदम आपको उसी का जवाब देना है. इसमें वर्ड प्ले होता है. अगर आपसे पूछे स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, तो देखिए वर्ड प्ले ही है ना. इन जनरल पूछे तो वही बात है. आपने कहा अच्छी बात है सर, यहाँ तक तो कम से कम समझ में आया है. तो पहला पार्ट आपका कंप्लीट होता है. 36 एलिमेंट्स हैं, 36 टोटल एलिमेंट्स है पी ब्लॉक के अंदर, जिसमें 12 मेटल्स हैं, 8 मेटलॉइड्स हैं, और 16 जो है वो नॉन मेटल्स हैं. नॉन मेटल्स तो हमने बता ही दिया आपको. बाकी के सेमी मेटल्स की जानकारी आपको यहाँ पर मिल चुकी है. आपने कहा अच्छी बात है सर. और इसके आगे क्या है सर? तो बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग हालांकि बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, तो उनके लिए दिखाना ही पड़ेगा. 3 कॉन्सेप्ट, अगर आपको वो तीनों कॉन्सेप्ट याद हैं तो आप मान के चलिए कि आपका पी ब्लॉक एलिमेंट एकदम तगड़ा है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है. अभी आपने ध्यान नहीं दिया, हम लोग 3-4 एलिमेंट का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी याद कर लेंगे, बहुत जरूरी है. जैसे बोरॉन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.04 होती है. आपने कहा अच्छी बात है सर. आगे बढ़ते हैं. अब हम लोग का जो सेकेंड कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको बताया था, इट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट. इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है पहले फील करते हैं, फिर इसके बारे में लिख लेंगे. ये देखिए, ये है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के पहला मान लीजिए कि ये 1s है, इसके आगे ये 2s है. अगर s है तो इसके आसपास में डम्बेल शेप में p सबसेल भी होगा. अच्छा, न्यूक्लियस क्या अपने एक्सिस पर स्पिन कर रहा है? आपका जवाब है यस सर. और एवरी चार्ज पार्टिकल इन मोशन, न्यूक्लियस ऐसे घूमता रहता है जैसे अपने एक्सिस पे पृथ्वी घूमती है, और साथ में चक्कर भी लगाती है. तो ये किसी के चक्कर नहीं काटता, ये सूरज की तरह होता है बिल्कुल बीच में स्थिर, लेकिन अपने एक्सिस पर फिर भी घूम रहा होता है. ठीक है. अब एवरी चार्ज पार्टिकल इन मोशन, इन रोटेशन, विल क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, and the magnetic line of forces, which are obviously hypothetical, are emanating in all possible directions. emanating मतलब निकल रहा होता है. आपने कहा अच्छी बात है. अगर यहाँ पर आप D को देख रहे हो, मुझे नहीं पता कि आपको दिखेगा या नहीं, बट अगर आप इसको देखो तो मैं रेड पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ, और D सबसेल में ड्रॉ करूंगा तो ऑब्वियसली मैं इसको ऐसे डॉटेड लाइन से बनाऊंगा. उम्मीद करता हूं कि आपको दिख रहा हो. अगर नहीं दिख रहा हो तो कैमरामैन को फोकस करना होगा.
ठीक है। तो अगर दिख रहा है बढ़िया से तो अब देखिए कि ये तो चार लोब्स जैसे ही दिखे मतलब डी सबसेल है, ये तो बेसिक आपने पढ़ा हुआ है, आपने कहा अच्छी बात है। और यहाँ मैं दो और बड़े ऑर्बिटल बना रहा हूँ, ये अगर 1s 2s था तो ये मैं 6s और ये 6p बना रहा हूँ, अच्छी बात है सर। अब देखिए अगर हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकलेंगे न्यूक्लियस से, इस डायरेक्शन में भी जा रही है, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, मैं सारे तो नहीं बना सकता क्योंकि यहाँ से इनफाइनाइट लाइन ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकलेंगी न्यूक्लियस से। और एरो मैं इसकी तरफ दे रहा हूँ, न्यूक्लियस की तरफ, दीज एरो आर शोइंग दैट दीज मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर अट्रैक्टिव इन नेचर, आपने कहा अच्छी बात है। अब देख लीजिए कि मानिए यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी कोई इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी कोई इलेक्ट्रॉन है, तो अब जो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो इसके अट्रैक्शन में आ जाएगा। क्यों आएगा सर? इसलिए आएगा क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डी आ गया है, डी सबसेल। आपको अगर नहीं याद है स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो मैं बगल में लिख देता हूं, डिफ्यूजिवनेस ऑर्डर या ऑर्डर ऑफ डिफ्यूजिवनेस। सबसे कम डिफ्यूजिव होता है एस, उससे ज्यादा पी, पी से बहुत ज्यादा डी और डी से बहुत ज्यादा एफ। मतलब एफ सबसेल को तो सबसेल कहना ही मुकता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एस सबसेल पहला सबसेल है ऐसे, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो निकल रही होती हैं उनको वो क्या करता है सर? उनको वो होल्ड करता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि द मैग्नेटिक फोर्सेस विच आर इमेनेटिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस आर टेकन केयर ऑफ बाय द इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिवॉल्विंग इन एस सब सेल। बहुत छोटा सा सेल है तो इलेक्ट्रॉन हर समय हर जगह मौजूद होते हैं सेल में। मैंने आपको समझाया था क्यों मौजूद होते हैं सर, दो ही इलेक्ट्रॉन है। हाँ भाई, बाय द वर्च्यू ऑफ देयर हाई वेलोसिटी वो बिल्कुल हर जगह क्लाउड की तरह रहते हैं। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को बोलते हैं भैया हमको खींच लो, पी वाले को मत खींचो। फिर भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स वहां से निकल ही जाता है। बहुत अच्छी शील्डिंग है, मान लो 85% के आसपास शील्डिंग है, बट यहाँ से फिर से थोड़ा सा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बाहर जाएगा तो पी वाला इलेक्ट्रॉन बोलेगा भैया हमको खींच लो, बाहर वाले को मत कुछ कहो। तो पी की शील्डिंग जो वो रोकता है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को, वो काफी अच्छी होती है, बट एस से कम होती है। अब आइए डी के पास, बेराई गर्क कर दिया है, सारे मैग्नेटिक लाइन को धड़ाधड़ जा रहे हैं क्योंकि दीज आर डिफ्यूजिव इन नेचर, गैप्स होते हैं इनके बीच में बिकॉज दीज आर बल्की ऑर्बिटल्स। और एफ की तो बात ही नहीं, इसका तो बाउंड्री ही क्लियर नहीं होता है। तो आप इमेजिनेशन के लिए कह सकते हैं अगर एस सबसेल एक बहुत अच्छा छाता है, बहुत अच्छा छाता, तो पी सबसेल अछाता विथ 4 5 10 होल्स इन इट, मतलब अछाता विथ बहुत कम छेद। आपने कहा ठीक है, पी वैसा होता है इसलिए उच्छेद से क्या होता है मैग्नेटिक लाइन फोर्स निकल जाता है। डी क्या है? अछाता विथ अ लॉट ऑफ छेद। और एफ क्या है? अछाता विथ नो कपड़ा, मतलब कोई शील्डिंग ही नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको समझ में आई तो बहुत ध्यान से सुनना है। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स अगर बाहर जाएंगे बच्चे तो क्या होगा? ये दोनों अट्रैक्शन में आ जाएगा। और आप लोग को भली भांति पता है, आप उसी उम्र में है कि आपको पता है कि अगर हम अट्रैक्शन में फंसे दुनिया के किसी भी अट्रैक्शन में तो गए। खैर अब देखो जरा मैं क्या कहना चाहता हूं। मान लो कि हमारे पास PB82 की बात करो, लेड की बात करते हैं। लेड इतना इनर्ट होता है मेटल होने के बाद भी कि उसके सरफेस पे आप रिएक्शन करा लोगे फिर भी वो पार्टिसिपेट नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता। तो आपने कहा अच्छी बात है। अगर हम देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, याद करो मेरा ट्रिक, SSP, SPS, DPS और DPS और FDP, यहां तक में 82 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे। 1 2 2 3 3 4 3 4 5 4 5 6 4 5 6। आपने कहा अच्छी बात है। 2 2 6, देखो 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। 2 6 2 20, 10 30 36 38 48 54 56 70 10 80 2 82। मजा आ गया सर, 82 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। लास्ट में पी में सर मैक्सिमम 6 जा सकता है बट हमारे पास तो 2 ही बचा हुआ था तो चला गया। अगर आप इसको सजा के लिखो तो पहला लेवल पे है 1s2, दूसरे लेवल पे 2s2 एंड 2p6, तीसरे लेवल पे 3s2 3p6 3d10, चौथे लेवल पे जाइए 4s2 4p6 4d10 और 4f14, मतलब चौथे फ्लोर के सारे रूम अवेलेबल है। उसके बाद 5s2 5p6 5d10 और लास्ट में है 6s2 6p2। तो देखिए यहां सिर्फ डी का इंटरवेंशन नहीं हुआ है, डी के साथ एफ का भी इंटरवेंशन हुआ है। देखिए डी तो यहीं पर आ गया था कॉन्फ़िगरेशन में, आपने कहा देखिए दोबारा डी आया और बुरा हालात
स्क्रीनिंग शील्डिंग और घट गई, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स और ज्यादा दूर तक जा पाए। उसके बाद जैसे ही एफ आया बेड़ा ही गर्क हो गया। इसको कहते हैं subsequent intervention of D and F orbital in an electronic configuration enhances the diffusiveness and decreases the screening and shielding to a larger extent। बहुत ही ज्यादा घटा देता है। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स किसके पास पहुंचे? इसके पास। सही भैया, 6p अभी भी बाहर था, थोड़ा देर लगेगा उस तक पहुंचने में, लेकिन 6s2 तो भैया फंस गया अट्रैक्शन में। आपने कहा अच्छी बात है सर। इसलिए ये दो इलेक्ट्रॉन अब अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। और पहली बार इस इफेक्ट को देखा गया था किसके लिए सर? लेड के लिए। दैट्स व्हाई 6s2 इलेक्ट्रॉन पेयर, इसका नाम ही पड़ गया भाई मेरे। 6s2 इलेक्ट्रॉन पेयर इज नोन एज इनर्ट पेयर। उम्मीद करते हैं कि मैं आपको समझा पाने में सक्षम हूं। आपने कहा सर बहुत ही अच्छी बात। 6s2 को हमने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन पेयर इज नोन एज इनर्ट पेयर। कभी भी आप क्या सर इससे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला होगा पी ब्लॉक का एलिमेंट, तो उसके 7s में जो होगा और 7p होगा तो 7s वाला इनर्ट नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। लेकिन इसी को क्यों कहते हैं इनर्ट पेयर? क्योंकि सबसे पहले लेड के लिए ही ये इफेक्ट ऑब्जर्व किया गया था। जरा मैं इसको डिफाइन कर देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी मिले। आई होप कि आप इसको लिख लेंगे। बढ़िया बात है। चलिए अब आते हैं सर इसके रिगार्डिंग जो काम की बात है, जो आपको नींद में भी याद होनी चाहिए। इफ यू आर स्टार्टिंग पी ब्लॉक एलिमेंट्स तो आपको ये चीजें याद होनी और चाहिए। आपने कहा सर अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात। आइए यहाँ पे मैं आपको लिख करके दे दे रहा हूं। यहाँ पर मैं आपको लिख के देता हूं एक्चुअल डेफिनेशन जो आपको याद रखना है। देखिए, फॉर हेवियर एलिमेंट्स ऑफ P block, the oxidation state 2 unit less than the group oxidation state is progressively, बहुत ध्यान से देखिएगा, is progressively being more stable while going down the group। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं वो लोग 3 चीजों का ध्यान रखेंगे। पहला कि हेवियर एलिमेंट्स के लिए लगाया जाता है ये रूल, ये इफेक्ट। दूसरा बात कि द ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसकी चर्चा नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। और तीसरी बात प्रोग्रेसिवली, एक के बाद एक। आगे बढ़ते हैं। दिस इफेक्ट इज नोन एज IPE, दैट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। सर आपने क्या कहा? बताता हूं। जैसे मानिए कि मैं ग्रुप 14 के पास गया। आपको पता है मैक्सिमम वैलेंसी भी 4 होती है, जनरल वैलेंसी भी 4 होती है। नहीं पता है तो बेसिक कॉन्सेप्ट जाकर के देखिए केमिकल बॉन्डिंग प्लेलिस्ट के अंदर, लेक्चर नंबर 1, 2, 3, उसके बाद ही केमिस्ट्री आपको समझ में आएगी। खैर, कहे सीता जी सुनो प्रभु। अब बताइए कि ये तो भैया ऊपर का एलिमेंट है, आइए देखिए नीचे का एलिमेंट है। अच्छा, तो जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे, जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है, ग्रुप 14 है तो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? मैंने आपको बताया हुआ है। किसी भी पी ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर -10, तो 14 - 10 बराबर क्या हो जाएगा? 4। अच्छा, आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें क्या होगा? जनरल कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP2, आखिरी में हर बार 4 इलेक्ट्रॉन मिलेगा आपको। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन तो फंस गया था अट्रैक्शन में, मतलब अब काम का कितना बचा हुआ है? 2 ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। मींस क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि सर PbO ज्यादा स्टेबल है कि PbO2 ज्यादा स्टेबल है? अच्छा देखो, PbO के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और PbO2 के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। इसका मतलब मेरे भाई PbO विल बी मोर स्टेबल देन PbO2। देख रहे हो क्वेश्चन पूछ रहा है स्टेबिलिटी का और लग रहा है इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो आपको थोड़ा सा सजग रहना पड़ेगा। आपने कहा बहुत अच्छी बात है। चलिए एक प्रोग्रेसिवली वर्ड का मतलब समझते हैं। जैसे कार्बन के लिए +4 ज्यादा स्टेबल होगा कि +2? आप कहेंगे सर +4 क्योंकि ये हेवियर एलिमेंट नहीं है, इट इज लाइंग एट द टॉप। जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे। अच्छा, सिलिकॉन का कौन ज्यादा स्टेबल है, +4 कि +2? तो आप कहेंगे सर अभी भी +4 ज्यादा स्टेबल क्योंकि हम लोग ऊपर है। अब प्रश्न सुनिए,
कि +4 सिलिकॉन का ज्यादा स्टेबल है कि लेड का ज्यादा स्टेबल है, तो आपका जवाब होगा सर सिलिकॉन का, क्योंकि प्रोग्रेसिवली कम होता जाता है उसका स्टेबिलिटी। आपने कहा बहुत अच्छी बात है। प्लस मैं पूछूं कि CO ज्यादा स्टेबल है कि CO2, तो आप कहेंगे सर देखिए ऊपर का एलिमेंट है तो +4 ज्यादा स्टेबल होगा, क्या कि इसमें इनर्ट नहीं कर पाया है अभी तक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि स्क्रीनिंग शील्डिंग प्रॉपर है। क्यों? क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में SnP है, SnP काफी अच्छी शील्डिंग करते हैं। न्यूक्लियाई से निकलने वाली मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने से रोकते हैं। जैसे ही डी ऑर्बिटल इंटरवेन करता है सारा बेड़ा गर्क हो जाता है, और डी एंड एफ का सब्सिक्वेंट इंटरवेंशन हो तो भैया लेड वाला हाल होता है। चलिए फिर से एक बार सुनते हैं। फॉर हेवियर एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक, व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट? व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट फॉर हेवियर एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक? The oxidation state 2 unit less than the group oxidation state is progressively being more stable while going down the group. इसी को हम लोग कहते हैं inert pair effect. आई होप कि आपको समझ में आया है। चलिए अब ये दो टॉपिक हो गए, तो सर थोड़ा सा थर्ड टॉपिक भी बता दीजिए जो बेसिक है, जो आपने बोला कि इसको पढ़ना ही पड़ेगा पी ब्लॉक से पहले। तो आइए तीसरा टॉपिक देखते हैं, इसके बाद शुरू करेंगे बोरॉन फैमिली। एकदम बहुत ही ज्यादा मतलब फ्री माइंड से कि भैया अब हमको ऐसा कुछ नहीं है जो समझ में नहीं आएगा। पहला टॉपिक हमने समझा मिक्स ब्लॉक क्यों कहते हैं, कहीं पे लिखा हुआ है सर 36 एलिमेंट होते हैं, कहीं लिखा हुआ है 37 होते हैं, गूगल पे लिखा हुआ होगा 35 + -2, 35 + -2 होते हैं। तो इस सब से थोड़ा सा बचना है। चलिए आखिरी आज के लिए जो टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट, ये थर्ड बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको पढ़ना पड़ेगा। रेदर आई शुड से नॉट द बेसिक कॉन्सेप्ट, आई शुड से इट इज द प्री रिक्विजिट कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये नहीं पता है पी ब्लॉक मत पढ़िए। चलिए तो ऑक्सीडेशन स्टेट की चर्चा करें तो हम यहाँ पर देखें हमारे पास ग्रुप्स कितने हैं। तो हमारे पास ग्रुप्स हैं 13, 14, 15, 16, 17 और 18। 18 को हम ग्रुप 0 भी कहते हैं, आपको पता होगा, क्योंकि ग्रुप 18 में इनर्ट गैसेस हैं, उनकी वैलेंसी 0 होती है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि वो किसी से रिएक्ट नहीं करते। खैर आगे आप देखेंगे कि ढेर सारे उनके कंपाउंड बनते हैं। मतलब ये बात गलत पढ़ाया गया था जब आपको पढ़ाया गया था। अब आप बड़े हैं, ये जानने लायक है, हर चीज को जानने का एक उम्र होता है। तो अब आप इस लायक है कि मैं आपको कहूंगा कि भैया ये भी इनर्ट नहीं है। हीलियम और नियन को इनर्ट कहा जा सकता है। इसके अलावा सारे ही ट्रू कंपाउंड भी बनाते हैं और क्लैथरेट्स भी बनाते हैं। क्लैथरेट्स CLATHRATS हो सकता है, तो गूगल पे आप सर्च करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं हेड ऑफ द फैमिली की, हेड ऑफ द फैमिली, तो आप कहेंगे कि सर इसमें भी हेड ऑफ द फैमिली होता है। बिल्कुल होता है। यहाँ है बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन। देखो यहाँ से भी मैंने हीलियम को भगा दिया है, ये नहीं है उसके पास सारा गुण इस ग्रुप का। आपके फैमिली का जो हेड होगा उसमें आपके फैमिली के वैल्यूज और उनके सारे गुण होने चाहिए। तो इसके पास ही आउटर मोस्ट में 8 है, हीलियम के पास तो डू 8 है, तो उसको हम कह ही नहीं सकते। चलिए अगर मैं बात करूं यहाँ से, तो एक ऑक्सीडेशन स्टेट तो आपको याद होगा, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट 13 है तो क्या होगा +3, 14 है तो +4, 15 है तो +5, 16 है तो +6, 17 है तो +7, 8 या 0। मैंने बोला आपको इसको ग्रुप 0 भी कहा जाता है। खैर अभी आप +8 से काम चलाइए, बाद में इस पर और विशेष चर्चा होगी जब ग्रुप 18 में पहुंचेंगे। हमारे लिए ये पी ब्लॉक 6 अलग अलग चैप्टर्स हैं, हम लोग को अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। खैर आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहाँ देखूं तो मैं लिख रहा हूं अदर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। आपने कहा सुंदर बात है सर। देखिए सारे जगह पर आप एरो ऐसे लगा दीजिए, सभी ग्रुप्स के एक ऑक्सीडेशन स्टेट तो आपको याद है जो ग्रुप नंबर -10 है। यस सर, सब जगह देखिए -2, -2, -2, -2 और -2। सारे ग्रुप्स के हेवियर एलिमेंट के लिए, जो नीचे वाले एलिमेंट हैं उनके लिए 2 यूनिट कम वाला ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगा। तो यहाँ +1, यहाँ +2, और देखो +2 तो -4 होगा। मानो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, मतलब ग्रुप 14 का एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो दैट विल कार्बन विल टेक -4। और अगर दूसरा वाला एलिमेंट है तो दूसरा वाला टेक करेगा +4। पता है ना आपको, जैसे हाइड्रोजन के सामने ऑक्सीजन आ गया तो भैया ऑक्सीजन लेगा, हाइड्रोजन के सामने ऑक्सीजन आया तो अब ऑक्सीजन लेगा -2, तो हाइड्रोजन को +1 मतलब प्लस चार्ज हाइड्रोजन को तो माइनस ऑक्सीजन को, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.44 और इसकी है 2.1। अच्छा अब इसके पिताजी आ गए, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है, मान लीजिए कि ये बना दिया O2F2, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। तो भैया ये लेगा +1 तो इसको लेना पड़ेगा माइनस। देखिए ऑक्सीजन प्लस लेने लगा ना।
आप अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव से कनेक्टेड हैं या अपने से कम। तो अब आपको याद हो गया, +4 याद हो गया, -4 याद हो गया, साथ में +2 भी याद हो गया है काफी आराम से। -2 करेंगे तो क्या होगा, +3, और एक -3 भी। ऑक्सीजन वाले में देखिए -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, +4, और -2 के साथ सॉरी, यहाँ -2 आ जाएगा, +1 भी आ जाएगा। आपने कहा कैसे सर, और +2 भी आ जाएगा। जैसे O2F2 में ऑक्सीजन का है +1 और OF2 में ऑक्सीजन का है +2। 7 वाले में क्या हो जाएगा सर, इससे 2 यूनिट कम, तो 7 से 2 यूनिट कम करोगे तो +5, फिर +3, प्लस +1, और फिर -1 भी तो होता है। NaCl में देखो ना, क्लोरीन पे -1 है। तो अगर आपको देखो बेसिकली ये याद करना पड़ेगा आपको कि भैया व्हाट आर द डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर हेलोजन्स, तो आप कहोगे 1, 3, 5, 7, ऐसे याद करोगे। ये सारे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने आपको तरीका बता दिया। तो ग्रुप नंबर -10, फिर उससे 2 कम वाला, फिर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लगा के कि वो अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव के साथ मौजूद है या अपने से कम इलेक्ट्रोनिगेटिव के साथ। अब यहाँ पर 2 यूनिट कम करोगे तो +6, यहाँ पर +4, यहाँ पर +2। यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि इनर्ट गैसेस will never show निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। ये बात आप याद रख सकते हैं। जैसे सर हमने बताया आपको कि इसके कंपाउंड्स बता दो सर, तो देखो XeF6 एग्जिस्ट करता है, XeF4 करता है और XeF2 करता है। जेनॉन हेक्साफ्लोराइड, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड, जेनॉन डाइफ्लोराइड। तो मैंने अभी आपको बताया है कि ये जितने भी गधे हैं 18 वाले, ये ट्रू कंपाउंड्स भी बनाते हैं, और ये क्लेथरेट बनाते हैं, क्लेथरेट्स। आई होप कि आप इसको सर्च करेंगे। अच्छा सर, पढ़ा तो दिया आपने, पर इसको बाइंड अप करने से पहले ये भी बता दो सर यूज क्या है। तो ये बड़ा अच्छा प्रश्न दिखाता हूं मैं, बहुत अच्छा प्रश्न। और फिर हम लोग अगले क्लास से बोरन फैमिली शुरू करेंगे, द कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ द बोरन फैमिली। आज हमने क्या पढ़ा है कि पी ब्लॉक को कैसे पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। चलिए तो मैं शुरू करता हूं आगे बढ़ते हुए। बहुत ही देखो इसमें ना बड़ा कंफ्यूजन है। बच्चे सोचते हैं कि सर मैं मतलब बच्चे नहीं समझ में आ रहा है क्या, वो नहीं भाई, तुमको पूरा नॉलेज ही नहीं दिया गया, पूरी तरीके से थियरी अवेलेबल नहीं कराई जाती है ना किसी किताब में। और मैं बोल तो नहीं सकता, बट हाँ कम क्लासेस में ऐसी क्लैरिटी आपको मिलती है। आपने कहा अच्छी बात है, आगे बढ़ता हूँ मैं। तो पी ब्लॉक एलिमेंट में क्वेश्चन जैसे मान लीजिए आया हमारे सामने कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ गैलियम इन GaCl2, और आपके सामने ऑप्शन दे दिया +2। मान लीजिए इसी साल ये नीट का क्वेश्चन है, आपके सामने ऑप्शन दे दिया +1, आपके सामने ऑप्शन दे दिया +3, और डी में दे दिया बोथ B एंड C। आई होप कि आप मेरी कहानी को समझ पाए। अब जो क्लास का 90% बच्चा होगा वो धड़ से ठोकेगा +2 और ले लेगा -1। अच्छा ये कैसे सर, हाँ तो बताता हूँ ना भाई। जैसे मान लीजिए कि ये गैलियम है, जैसे ही आप एलिमेंट का नाम सुनिए आपको याद आ जाए किस किस ग्रुप का है, ग्रुप 13 का है। ग्रुप 13 के लिए अभी अभी पढ़ा के हटा हूं मैं। आइदर इट कुड बी +3 और इट कुड बी +1, नो अदर ऑक्सीडेशन स्टेट आर पॉसिबल फॉर ग्रुप 13। तो ये हो कैसे सकता है, इसका मतलब है कि गैलियम जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, इट विल गेट डाइमेराइज, और ये आपको खुद तय करना है, कहा नहीं जाएगा क्वेश्चन में। ग्रुप 13 का कोई भी एलिमेंट अगर कंपाउंड बनाएगा दैट विल अंडरगो डाइमेराइजेशन और पॉलीमराइजेशन। जैसे B2H6 है, वो बनता तो BH3 है, लेकिन उसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब वो BH3 बनता है तो आप देख लो ना भाई, 3 आउटर मोस्ट में थे, तीनों शेयर कर ले, तो उसके पास तो 6 ही इलेक्ट्रॉन है, जबकि हमको आउटर मोस्ट में चाहिए ऑक्टेट, है ये नहीं। तो ये डाइमेराइज करके B2H6 बनाता है। इसी तरह ये डाइमेराइज करेगा तो GaCl2 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मॉलिक्यूल, तो क्या हो जाएगा Ga2Cl4। उसके बाद आपसे ये अपेक्षा की जाएगी कि आपको इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मालूम हो। कैसे सर, दिस कंपाउंड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज GaGaCl4। अच्छा देखो कंपाउंड तो वही है Ga2Cl4, Ga मिलकर 2 GaCl4। अच्छा ये टूटेगा तो क्या बन सकता है, ये टूटेगा तो Ga पे आ जाएगा प्लस और GaCl4 पे आ जाएगा होल पे माइनस। और आपको पता है द सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट इनसाइड द कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा इज रिप्रेजेंटेड हियर। इसका मतलब इसका निकालेंगे तो x - 4 = -1, तो x = +3। -1 कहां से आया, ये वाला चार्ज।
देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है कि +1 और +3, इसका मतलब है कि बोथ बी एंड सी, ना कि ये आंसर। क्लैरिटी आई भाई साहब? ठीक है, चलिए एक बार लेक्चर को समराइज करते हैं बहुत तेजी से। हमने बोला कि आपको बहुत प्यार से हमने बोला कि पी ब्लॉक को पढ़ने के लिए 3 प्री रिक्विजिट कॉन्सेप्ट्स हैं। द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज पी ब्लॉक को मिक्स्ड ब्लॉक क्यों कहते हैं। आपने उसकी जानकारी ली, आपको पता चला कि 36 एलिमेंट्स क्यों है, 37 क्यों नहीं कहते हैं। ठीक है, तीसरी बात आपने जानी कि एस्टेटीन को लेकर के एक झगड़ा बना हुआ है। बोरन के अंदर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट इज अ मेटलॉइड एंड जनरली स्पीकिंग इन जनरल इट इज अ नॉन मेटल। आपने कहा अच्छी बात है सर। सेकंड कॉन्सेप्ट हमने बताया इनर्ट पेयर इफेक्ट, द ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर हेवियर एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक ओनली, the oxidation state 2 unit less than the group oxidation state is progressively being more stable while going down the group. This effect is called inert pair effect. 6s2 के 2 इलेक्ट्रॉन पहली बार इनर्ट पाए गए थे, कितना भी हिलाने डुलाने पर रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया उन्होंने। यहां तक कि हमने लेड के सरफेस के ऊपर रिएक्शन करा दिया, लेकिन लेड ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट आपको आना चाहिए। आपको थर्ड प्रीरिक्विजिट कॉन्सेप्ट में मैंने बताया है ऑक्सीडेशन स्टेट, कि ऑक्सीडेशन स्टेट की जानकारी आप कैसे लेंगे। हर ग्रुप का ग्रुप नंबर -10 एक फिक्स है कि वो स्टेट में अगर कोई एलिमेंट है, मतलब कोई कंपाउंड है, तो वो स्टेबल होगा ही होगा। इस पर एक प्रश्न पूछा जाता है जिसे मैं बिना माँ बाप वाले प्रश्न कहता हूँ। आपको सीधा याद है, समझ है तो करेंगे, दरवाज छोड़ देंगे। द क्वेश्चन इज ऑफ द टाइप विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एग्जिस्ट। सिंपल ऐसा क्वेश्चन डाल देगा, तो आपको उसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करना है। अगर उस ग्रुप के लिए वो ऑक्सीडेशन स्टेट वैलिड है तभी वो कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज अदरवाइज इट विल नॉट बी देयर। अच्छा, इसमें एक और कहानी है। कंपाउंड का एग्जिस्ट करना किसको कहते हैं? इफ अ कंपाउंड इज एग्जिस्टिंग इन अ सॉल्यूशन, तो आप नहीं कह सकते कि वो एक स्टेबल कंपाउंड है। ठीक है, दैट कंपाउंड हैज टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सॉल्यूशन फेज, उसको सॉल्यूशन से निकालने योग्य अवस्था में होना चाहिए, और उसको आप इंडिविजुअली एग्जिस्ट करवा सकते हैं, तभी उसको हम कहेंगे कि वो एक कंपाउंड है। जैसे कि चाय में डूबा हुआ बिस्किट, आप में से सब लोग चाय पार्ले जी डाले, अगर गलती से कभी टूट गया तो आप में से कोई भी निकाल नहीं पाया होगा उसको, एकदम गारंटी है। इसका मतलब है कि वो स्टेबल नहीं है। वो एक बार चाय में आप पकड़ने जाओगे तब तक और नीचे हो। समझ पा रहे हैं? और ठीक है, समझ पा रहे हैं तो आपको पी ब्लॉक की वीडियोस रेगुलरली मिलेंगी। काफी दबाव है काम का इधर उधर का, फिर भी आप लोगों के रिक्वेस्ट पर मैंने सोचा है कि पी ब्लॉक पूरा डाल दूंगा मैं नीट के एग्जाम से पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनको भी बोलिए कि एक बार ढंग से पढ़ के देखें इनऑर्गेनिक को, मजा बहुत आता है। चलिए, गुड नाइट।